Hello everyone, welcome to my channel Parlo UPSC and welcome to this second part of conference of party meetings. So we already done with the first part. First part में हम लोगों ने कवर किया कोप 1 से लेके कोप 2 तक. अभी जो वीडियो है ये सेकेंड लेक्चर है. सेकेंड लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कोप 11 से लेकर कोप 20 तक. ठीक है. So as I said in first video, this entire lecture will be divided into three parts में डिवाइड होगा. सो पार्ट 1 प्लीज वॉच टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपेंड इन कोप 1 एंड टू अंडरस्टैंड द क्योटो प्रोटोकॉल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोप 3 में जो हुआ था. ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था. ओके, एंड नाउ वी विल कवर फ्रॉम कोप 11 टू कोप 20. Now, as you know, how this topic is important for your prelims exam. Prelims exam के point of view से टॉपिक काफी important है. ठीक है, prelims में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके. एक इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछा जा सकता है ये किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में हुआ था. सो दैट यू मस्ट focus all these videos. Okay, try to understand each and everything given in this lecture. The first is we'll cover year COP 11 2005. Now this is the year when Kyoto Protocol जो साइन हुआ था 1997 में, वो अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला था. ठीक है, दैट केम इनटू फोर्स इन 2001 2005. And this is also called CMP1. So CMP1 COP, Conference of Party, that was started in 1995. ठीक है, so उन सारी मीटिंग्स को हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं. CMP1 कहलाएगा, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल जब फोर्स में आया उसके बाद जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ उसको CMP1 कहते हैं. ठीक है, एंड दिस इज वेयर वेन्यू क्या था, मॉन्ट्रियल इन कनाडा. ओके, so it was the first conference of the party serving as the meeting of the parties of the Kyoto Protocol since their initial meeting in 1997. तो एक prelims point of view से ये बहुत important बन जाता है कि which of the following conference was the first meeting of the conference of the party serving as the meeting of the party of the Kyoto Protocol. So this is the COP 11. Now why this COP 11 is important? Because it was one of the largest intergovernmental conferences ऑन क्लाइमेट चेंज एवर, क्योंकि इसमें डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री दोनों पार्टिसिपेट हुए थे. जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था जिसमें बॉन्डिंग दिया था, दैट वाज बेस्ड ऑन CBDR. ओके, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसमें डेवलप कंट्री को बाइंडिंग बोला गया था कि दे आर ओनली लीगली टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और डेवलपिंग कंट्री को उनमें कोई टारगेट सेट नहीं किया गया. तो दैट्स व्हाई इट वाज अ लार्जेस्ट वी कैन से वन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग हुआ. The event marked the entry into the force of the Kyoto Protocol. Okay, and this is the very important. COP 11 marked the entry of the Kyoto Protocol. Now, the Montreal Action Plan was agreement to extend the life of Kyoto Protocol beyond its 2012. So commitment period जो था it was started from 2005 से लेके 2012 तक था. तो 12 के बाद का क्या एग्रीमेंट होगा, ये 2012 तक का एग्रीमेंट साइन हुआ था कि क्योटो प्रोटोकॉल में ये डेवलप कंट्री विल टेक दिस एक्शन. ओके, उनको कंट्रोल करना है. आपने देखा होगा एनेक्स 1 एनेक्स 2 कंट्री जो डिवीजन हुआ था उनको ये बैंडिंग एग्रीमेंट दिया गया था. लेकिन 2012 के बाद जब ये फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके लिए भी यहाँ पर एक्शन प्लान तैयार किया गया. ओके, सो इट एक्सपायरेशन डेट एंड नेगोशिएट डीपर कट्स इन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन. ओके, तो कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा हम कंट्रोल करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन का. ठीक है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पे हम लोग कंट्रोल कर सके. ठीक है, सो दिस वाज द COP 11 2005. नाउ विल मूव टू द सेकंड COP 12 2006. दिस इज CMP2 नैरोबी केनिया. कहां हुआ, नैरोबी केनिया में हुआ था. इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, एट द मीटिंग बीबीसी रिपोर्टर रिचार्ड ब्लैक वेरी इंपॉर्टेंट बीबीसी रिपोर्ट जो कि पूरे कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कवर किया था, और इसको उन्होंने एक यूज किया था टर्म कॉल्ड क्लाइमेट टूरिस्ट, क्योंकि केनिया में हुआ था. टू डिस्क्राइब सम डेलीगेट हु अटेंड टू सी अफ्रीका टेक स्नैप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, द पुअर, डाइंग अफ्रीकन चिल्ड्रन एंड वुमेन. तो एक तरह से क्लाइमेट टूरिस्ट का मोस्ट ऑफ द डेलीगेट वर ज्वाइन टू see a situation in Africa. Okay, wildlife, Africa is famous for famous for wildlife के लिए बहुत जाना जाता है. गरीबी वहां पर किस तरह अफ्रीकन चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं. ठीक है, उनको प्रॉपर डाइट मिल रहा, वुमेन्स किस तरह से हैं. तो ये सारी चीज को कैप्चर करने के लिए मैक्सिमम डेलीगेट्स उनके अकॉर्डिंग इसमें पार्टिसिपेट किए थे. इनके अकॉर्डिंग ये भी था कि ड्यू टू द डेलीगेट्स कंसर्न ओवर इकोनॉमिक कॉस्ट एंड पॉसिबल लॉसेस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, द मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन अवॉइडेड एनी मेंशन रिड्यूसिंग एमिशंस. तो इसमें कितना एमिशन रिड्यूस करना ये कंप्लीटली डिस्कस नहीं हुआ था यहाँ पर.
Despite such criticism, certain strides were made. COP12, including in the area of support developing country and clean development mechanism. ठीक है, तो COP12 में बेसिकली ये डिस्कस हुआ किस तरह से डेवलपिंग कंट्री को हेल्प किया जाए एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसे बातों पे चर्चा की गई थी. Now the party adopted a 5-year plan to work support climate change adaptation by developing countries and agreed on the procedure and modalities of the adaptation fund. तो पार्टी किस बात 5 ईयर का उन्होंने एक सपोर्ट किया कि 5 ईयर will be a one where we will discuss about कि किस तरह डेवलपिंग कंट्री को अडेप्टेशन फंड दिया जाएगा और किस तरह डेवलपिंग कंट्री को मतलब एक क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उससे फाइट करने की मदद दी जाएगी. They also agreed to improve the project for clean development mechanism. So project like renewable source of energy जैसे solar energy, okay, विंड एनर्जी जैसे जो भी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है उनके ऊपर भी बात करने की यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था. दैट्स कॉल्ड अ COP12 2006. ठीक है, CMP ये 2 था. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन हियर इज योर COP13 दैट वाज हैपेंड 2007. ठीक है, और ये कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ था, बाली इंडोनेशिया में हुआ था. इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ था? इसमें अब ये हुआ था एग्रीमेंट ऑन टाइमलाइन एंड स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन ऑन द पोस्ट 2012 फ्रेमवर्क. अब इसमें ये हुआ कि टाइमलाइन क्या किस वे में डेवलपिंग और डेवलप कंट्री कौन इसमें ज्यादा कमिटमेंट होगा, किसको ज्यादा टारगेट मिलेगा फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन आफ्टर 2012. तो जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट और 2012 से लेकर 2020 के बीच में वो कौन कितना ये कमिटमेंट लेगा उसके ऊपर टाइमलाइन और स्ट्रक्चर उसका नेगोशिएट किया गया. The end of the first commitment period of the Kyoto Protocol was achieved with the adoption of Bali Action Plan. So, a major goal of the Bali conference was to kick off formal negotiation process of new targets. They want to set up new target. What will be the new target after 2012, which must be agreed upon by 2009 if country are to give enough time to plan for emission reduction beyond 2012. तो 2009 तक इनको क्लियर करना था भाई कि हम टारगेट क्या सेट करें, क्योंकि इनफ टाइम मिलना चाहिए 2009 से 2012 तक कंट्रीज को कि वो डिसाइड करे कि हाँ दिस इज सुटेबल फॉर माई, मेरे अकॉर्डिंग ये सुटेबल है, मैं इतना कमिटमेंट कर रहा हूँ. ओके, सो दैट्स व्हाई दे वांट टू फाइनलाइज, मींस 2009 तक ये फाइनलाइज करना चाहते थे. The agenda for Bali meeting includes developing a roadmap to guide a negotiating process towards a possible new regime that will include all countries, developed and developing country. ठीक है, तो एक तरह के इसमें डेवलपिंग कंट्री को भी पार्टिसिपेट करने की बात की गई थी, जहां पर डेवलपिंग कंट्री भी पार्टिसिपेट करे कि वो भी क्लाइमेट प्रॉब्लम जो भी हो रही है, चेंजेस हो रही है, उसमें भी उनका भी कमिटमेंट होना चाहिए. Along with this participant from international non-government organization, there were represented more than 190 nations. So 190 nations से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे. ओके, सो COP13 रिमेंबर याद रखें कि टाइमलाइन सेट करना था 2009 तक कि 2012 के बाद क्या हमारा टारगेट होगा, और डेवलपिंग कंट्री को भी इसमें हम लोग ले रहे थे कि वो भी मतलब कुछ ना कुछ कमिटमेंट करे. Now COP13 2008 में, और दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग पार्टी 4 दैट वाज पोजनान पोलैंड में हुआ. ठीक है, तो पोलैंड में क्या हुआ? सो डेलीगेट एग्रीड ऑन प्रिंसिपल फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ अ फंड टू हेल्प द पुअरेस्ट नेशन. कि पुअरेस्ट नेशन को कितना पैसा दिया जाएगा, किस तरह से उनको हेल्प किया जाएगा टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज with the effect of climate change, and they approved the mechanism incorporate forest protection. फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, बिकॉज फॉरेस्ट विल बी, अगर ज्यादा फॉरेस्ट ग्रो होगा तो क्या होगा, दैट विल बी मोर कार्बन सिंक वाली जो बात होगी, जो कार्बन सिंक है, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फॉरेस्ट इनटू द एफर्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. और ये क्लाइमेट चेंज करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पोरेस्ट कंट्री है, उनका वहां पर ग्रीन वेजिटेशन को ज्यादा बढ़ाया जाए, तो वो एक तरह का नेचुरल वे होगा जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन को एब्जॉर्ब करेगा और इससे कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कम होगा. ठीक है, नाउ नेगोशिएशन ऑन सक्सेसर टू द क्योटो प्रोटोकॉल वर द प्राइमरी फोकस ऑफ द कॉन्फ्रेंस. सो क्योटो प्रोटोकॉल सबसे बड़ा यही था कि 2009 का अल्टीमेट 2007 COP13 में दे दिया गया था. COP13 2009 आते आते हमें टाइमलाइन टारगेट सारे सेट कर लेने हैं कि 2012 के बाद हमें क्या फोकस करना, तो वो इस मीटिंग में भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक रहा. ठीक है, ओके, नाउ COP15 that is called 2009 and this is also called CMP 5. तो आप CMP मतलब समझ रहे हैं ना, दिस इज अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल जब कमिटमेंट प्रोटोकॉल. इट इज समथिंग क्योटो प्रोटोकॉल मतलब क्या होगा कि ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो गया कि ये सारे कंट्री को बाइंडिंग है कि ये इन चीजों को फॉलो करेंगे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ओके, कॉन्फ्रेंस था जिसमें कि सभी कोई बैठकर
डिस्कशन किए थे कि व्हाट शुड बी द एक्शन वी रिक्वायर्ड टू टेक अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है कॉन्फ्रेंस 3 में, जिसमें बताया जाता है कि दिस इज आर सम इलीगल एग्रीमेंट, जिसको सबके मतलब जो भी डेवलप कंट्री है उनको कहीं ना कहीं इसको फॉलो करना है, ठीक है। और ये 2012 में जब केम इनटू फोर्स आया तब से सीएमपी 1 मीटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो कोपेनहेगन में हुआ, डेनमार्क में हुआ, यहाँ पर कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन किया गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्या की गई, कोपेनहेगन फेल्ड टू रीच अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट एंड दिस वाज मोस्टली कॉज्ड बाय डिसएग्रीमेंट बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। तो बहुत से डेवलप्ड कंट्री थे, यूएस, रसिया, यूरोपियन कंट्री चाहते थे कि डेवलपिंग कंट्री भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट अपना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऐसा नहीं कि लाइक चाइना इज अभी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहा है, इंडिया आल्सो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स की ज्यादा यूज हो रही थी, ये डेवलपिंग कंट्री भी अपना कमिटमेंट दे कि यस बियॉन्ड 2012 कि उनका क्या रोल रहेगा, क्या वो भी 2012 के बाद सेम नॉन बाइंडिंग होंगे या उनके ऊपर कोई टारगेट नहीं सेट किया गया। देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन अबाउट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो एक तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर डिसएग्रीमेंट था, दूसरा था कि डेवलप कंट्री डोंट वांट टू फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि डेवलपिंग कंट्रीज मतलब इतने कैपेबल है कि वो अपना मतलब दिस दे विल एबल टू टेक एक्शन, वो खुद से एक्शन ले सकते हैं, खुद से प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। सो इन सारी चीजों के पे क्या हुआ, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस केम टू एन एंड विद द कोप नोटिंग द कोपेनहेगन अकॉर्ड। सो इट वाज कोपेनहेगन अकॉर्ड में बेसिकली डिफरेंस बिटवीन 5 नेशन एग्रीमेंट दैट इंक्लूड यूएस एंड बेसिक। तो ये बेसिक में क्या क्या आ जाता है, ब्राजील आ जाता है, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। तो यूएस के अकॉर्डिंग ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और इनके जो इमिशन है जिन या इन कंट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन हो रहा है वो काफी बहुत तेजी से हो रहा है, तो इन कंट्रीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ओके, सो कोपेनहेगन अकॉर्ड इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू द अकॉर्ड सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इमिशन रिडक्शन आर रिक्वायर्ड टू कीप द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर अंडर 2 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर आईपीसीसी रिपोर्ट को फॉलो किया गया, जिस आईपीसीसी रिपोर्ट ने वार्न किया, सबको वार्न किया था कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हम टेम्परेचर हमारे अगर पृथ्वी का बढ़ता है, अर्थ का बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकते हैं स्मॉल आइलैंड्स के लिए और मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, एंड दैट विल आल्सो कॉज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक अ साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म्स, ओके, ड्रॉट कंडीशन, ये सारे कुछ होने के चांसेस हैं। तो हमें कैसे भी करके 2 डिग्री सेल्सियस के अंडर मतलब क्लाइमेट और ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना, ठीक, उसके अंदर ही कंट्रोल करके रखना है। Now, the accord commits developed nation to reduce their greenhouse gas emission by certain percentage by the year 2020। और इसमें यह भी कहा गया कि जो डेवलप्ड नेशन है वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें बाय द ईयर 2020। मतलब 2020 ईयर एक सेकेंड कमिटमेंट पीरियड का यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया था कि 2012 से के 2020 तक एक सेकेंड कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल का चलेगा। Then COP16, this is also called CMP6, this was happened in Cancun, Mexico में हुआ था, ठीक है। So this there is establishment of new green climate fund का, यहाँ पर new green climate fund का establishment हुआ। So the green climate fund is a key component of the historic Paris Agreement. It is the world largest climate fund with the mission of assisting developing country in raising and realizing the नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब देखिए जो 2015 की बात हम लोग करेंगे पेरिस एग्रीमेंट में, जिसमें इंडिया ने अपने कुछ कमिटमेंट पीरियड दिए थे, वो उसका जो ओरिजिन है यहां से स्टार्ट हो गया था कोप 16 में 2010 में, कि जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो अपना रियलाइज देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एम्बिशन टुवर्ड्स अ लो इमिशन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाथवे। मतलब वो अपना ये डिसाइड कर ले कि भाई उनको कितना अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है और किस तरह से वो एडेप्टेशन कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा। ओके, और जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का भी बात होता है, जहां पर कि एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के बारे में बात होती है, जिससे कि हम अडाप्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो कि एक फंड है जहां पर डेवलपिंग कंट्री को उनको हेल्प किया जाएगा ताकि वो इन सारी चीजों पे अपना एक फैसला ले सके कि उनका कमिटमेंट कितना होगा। Now, the Green Climate Fund was approved as a financing mechanism by United Nations Framework Convention on Climate Change in COP16 at the end of 2011. So, इसमें ये था कि it will provide a funding for the project like renewable source of energy, ठीक है। ग्रीन बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जितने भी डेवलपिंग कंट्री आप देखोगे मैक्सिमम जो वो ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, सरप्लस होता है। तो और ये जो डेवलप्ड कंट्री है मोस्टली यूरोपियन कंट्री, दे आर वेरी क्लोज टू पोलर एरियाज।
तो यहाँ पर सन्स रेज उतना ज्यादा होता नहीं, सर एनर्जी है नहीं, तो यहाँ पर वो फाइनेंशियली हेल्प करें, ठीक है, ये हेल्प करे इस जगह, ये डेवलप कंट्री को, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री को, ताकि वो कोई न्यू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर सके. So it is like a project, programs, policy and other activity developing country, and it will be oversee the fund. Okay, it will oversee the fund. So the conference of party invited World Bank. यहाँ पर सबसे important बात है कि World Bank को invite किया गया to serve as the interim trustee of the Green Climate Fund, subject to review 3 years after the fund's operationalization. Okay, so 3 साल तक, 3 साल के बाद उसको रिव्यू करना था, ठीक है. और इसमें हमारी कंट्री के जो उसमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था. उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि in order to reduce that emission of greenhouse gas, all countries must take legally enforceable pledges. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट इंडिया का जो स्टेटमेंट, ये हमारे जो ये एक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने जो दिया, उन्होंने कहा कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों को इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करना होगा टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज. तो कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में इंडिया का ये एक बिल्कुल ही नया कमिटमेंट था, एक नया मतलब कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि डेवलपिंग कंट्री को भी पार्टिसिपेट किया जा रहा था, डेवलपिंग कंट्री भी पार्टिसिपेट करे अपने ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए, जो कि बिल्कुल एक नया नया था डेवलपिंग कंट्री के लिए, ठीक है. और इसके लिए जयराम रमेश काफी पार्लियामेंट और काफी इंडिया में काफी उन पे क्रिटिसाइज भी हुआ था, ठीक है. देन बात करेंगे दूसरा, कोप 17 2011 में हुआ. ये कहाँ हुआ था? डरबन में हुआ था, साउथ अफ्रीका समिट. ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड साउथ अफ्रीका समिट. नाउ द क्योटो प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड व्हिच रैन फ्रॉम 2008 टू 2012 वाज अबाउट टू एक्सपायर. तो 2012 का एक साल पहले था, ठीक है, 2011 में ये एक्सपायर होने वाला था. सो द सिक्योरिंग वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट अकॉर्ड वाज वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. सो वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट अकॉर्ड मींस 2012 के बाद एक कमिटमेंट होना चाहिए प्रॉपर वे में. अब ये टारगेट्स और एमिशंस जितनी भी बातें हो रही थी कि भाई ये करेंगे ये करेंगे, अब वो एक फाइनल होना चाहिए था कि बट 2012 के बाद ये स्टेप्स हमें लेना है. सो इट एग्री टू द एक्सटेंड द क्योटो प्रोटोकॉल फॉर एन 5 to 8 years, although the emission target of Kyoto second commitment period have yet to be determined. मतलब ये बोला गया कि 5 से 8 साल और इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, 2012 के मतलब 2017-18 तक ले जाया जाएगा, लेकिन इसमें किसको कितना कमिटमेंट करना है, कौन कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस करेगा, ये कोई यहाँ पर मतलब फैसला नहीं हुआ था. सो इन टर्बन गवर्नमेंट मेड इट क्लियरली एविडेंट दैट न्यू लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एग्रीमेंट वाज रिक्वायर्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज आफ्टर 2020. सो यहाँ पर आफ्टर 2020 मतलब क्या, इट क्लियरली एविडेंट दैट न्यू, सब न्यू होगा, कुछ नया होगा, डेवलप्ड कंट्री के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, डेवलपिंग कंट्री भी होगी, लीगली बाइंडिंग होगा, यूनिवर्सल एग्रीमेंट होगा, और वो ऐसा होगा कि जो क्लाइमेट चेंज जो है आफ्टर 2020, पोस्ट 2020 किस तरह से होगा, किस तरह से उसको चेंज करना है, और उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे. तो ये मतलब कहने का मतलब पेरिस एग्रीमेंट का कहीं ना कहीं बात कोप 17 से स्टार्ट होने शुरू हो गए थे, ठीक है. कोप 18 होता है, CMP 8 होता है, ठीक है. इसको ये कहा हुआ 2012 में दोहा कतार में हुआ, ठीक है, दोहा कतार में हुआ था. इसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूस द पैकेज ऑफ डॉक्यूमेंट कलेक्टिवली टाइटल्ड एज दोहा क्लाइमेट गेटवे. सो दोहा क्लाइमेट गेटवे यहाँ पर साइन होता है. ये क्या था, ए दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल टू बी एक्सेप्टेड बिफोर एंटरिंग इनटू फोर्स, फीचरिंग अ सेकंड कमिटमेंट पीरियड रनिंग from 2012 until 2020, limit in scope to 15% of the global carbon dioxide emission due to lack of commitment of Japan, Russia, Belarus, Ukraine, New Zealand, nor the United States, Canada, who are not party of the Kyoto Protocol in that period, and due to the fact of that developing country like China, the world largest emitter, India, Brazil are not subject to emission reduction under the Kyoto Protocol. तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में जो आपका कमिटमेंट पीरियड 2008 से था, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो डिक्रीज करने की जो बात की गई थी, वो मतलब अचीव नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री थी, उन्होंने उनका जो कमिटमेंट था वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किए. और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट और कनाडा दोनों ही ने बिल्कुल ही ना के बराबर पार्टिसिपेट किया था. और जैसे कि चाइना लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर था, उसने भी साइलेंट रहा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलपिंग कंट्री के ऊपर कोई भी बाउंडेशन दिया नहीं गया था, कोई भी ये बात बताई नहीं गई थी कि आपको मतलब साइन करना है, आपको भी कमिटमेंट को फॉलो करना है, तो उनके लिए लीगली बाइंडिंग नहीं था. तो यहाँ से जो डेवलपिंग कंट्रीज से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ. सो लैंग्वेज एंड लॉस ऑन डैमेज, ओके, लॉस एंड डैमेज पे भी बात की गई. फॉर्मुलाइज द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट.
तो लॉस एंड डैमेज, लॉस मतलब कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट की वजह से जो लॉस हो रही है, जो वाइल्ड लाइफ की लॉस हो रही है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, ठीक है, लाइव्स ऑफ पीपल्स आर मोर लॉस बिकॉज एक्सट्रीम वेदर इवेंट ऑफ साइक्लोन्स, उस पर बात की गई। द कॉन्फ्रेंस मेड लिटिल प्रोग्रेस टुवर्ड फंडिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड। रसिया बेलारूस यूक्रेन ऑब्जेक्टेड द एंड ऑफ द सेशन। सो रसिया बेलारूस यूक्रेन फिर से इन्होंने अपना ऑब्जेक्शन देने शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग 100% आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, देयर शुड बी सम अप्रोच फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री आल्सो। सो कोप 19 में क्या हुआ, ये वॉर्सो पोलैंड में हुआ था। इसमें लॉस एंड डैमेज के कॉन्सेप्ट के पूरे बात की गई थी। सो लॉस मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम इवेंट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, लाइक परमानेंट लॉस हो गया, लॉस इंक्लूड लॉस ऑफ लाइफ, कल्चर, लाइवलीहुड, ओके, एंड इट कैन बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, लॉस ऑफ इंटायर कल्चर, ट्राइबल रिलीजन और लो लाइंग आइलैंड्स, जो कि स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स है, राइजिंग ऑफ सी लेवल की वजह से ये आइलैंड्स क्या हो रहे हैं, सबमर्ज हो रहे हैं। डैमेज भी हो रही है, रिपेयरेबल, दैट इज डिफोरेस्टेशन एंड टेम्परेचर राइज, रिपेयर डेफोरेस्टेशन भी हो रहा, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा, डिफोरेस्टेशन हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर है वो भी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी राइज हो रहा। इन शॉर्ट, द पुअर कंट्री वांट मनी फ्रॉम द रिच कंट्री बिकॉज रिच कंट्री कॉज क्लाइमेट चेंज एंड पुअर कंट्री सफरिंग एक्सट्रीम वेदर डिजास्टर बिकॉज ऑफ देम। तो पुअर कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री, उनका साफ साफ यही स्टेटमेंट था कि इनकी वजह से आज के टाइम में स्मॉल कंट्रीज ज्यादा वल्नरेबल है, दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज बिकॉज दे फाइनेंशियली वेरी वीक, वो फाइनेंशियली बहुत ही कम वीक है, और इसलिए वो ज्यादा इस चीज पे कोई कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो डिमांड ग्रू बिकॉज थाउजेंड्स डाइड इन फिलीपींस बाय टाइफोन हयान। ओके, जस्ट कोप दी 19 स्टार्ट, कोप 19 के आने से पहले ही फिलीपींस में एक बहुत बड़ा टाइफोन साइक्लोन आया था हयान, जो कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इससे ये पता चल गया कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट अब देखने को दिख रहा था पूरे वर्ल्ड वाइड में, कि अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो हम पूरे आने वाले समय में काफी सारी स्मॉल स्मॉल आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे, और देयर विल बी माइग्रेशन ऑफ मोर पीपल फ्रॉम स्मॉल आइलैंड टू अदर कंट्रीज। और इसमें रेड प्लस पे भी बात की गई, लाइक प्लस यहाँ पर है कि रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन डेवलपिंग कंट्री। अब ये बिल्कुल ही एक तरह का कह सकते हैं कि चीप एंड बेस्ट वे है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया जाए, ताकि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्लांट बेसिकली वेजिटेशन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या होगा, दिस विल बी हेल्प गवर्नमेंट टू मतलब ज्यादा फंडिंग ना करके वहां पर अगर एग्रीकल्चर या वेजिटेशन को ज्यादा इंक्रीज करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन सिंक का काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे फैसले इसमें कोप 19 में लिया गया, ठीक है। लॉस एंड डैमेज का रेड प्लस की बात की गई। कोप 20 होता है 2014 में, ठीक है, जस्ट बिफोर पेरिस एग्रीमेंट, सीएमपी ये 10 था, ये कहाँ होता है, पेरू लीमा में होता है, ठीक है। इसमें क्या बात की गई कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टी रिफर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई, ठीक है, इन क्लाइमेट एग्रीमेंट में जेंडर इक्वालिटी की भी बात की गई। एग्रीमेंट वाज रीच विद ऑल कंट्रीज विद स्पेसिफाई देयर ऑब्जेक्टिव अंडर आईएनडीसी, ओके, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, की कौन कितना कमिटमेंट कर रहा अपने अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कौन कितना कमिटमेंट कर रहा है कि पोस्ट 2020, ओके, पोस्ट 2020 आपका क्या रोल रहेगा क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। सो फंडिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड स्लाइटली एक्सीड द टारगेट $10.2 बिलियन, थोड़ा सा ग्रीन क्लाइमेट फंड का इंक्रीज किया। द फंड विल इनेबल डेवलपिंग कंट्री टू अप्लाई रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, लाइक आप जैसे कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें क्या है डेवलपिंग कंट्री को मिलेगा, सुविधा मिलेगी टेक्नोलॉजी की, फाइनेंशियल की, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सके। सो देयर आर आल्सो प्लान टू रोल आउट द प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी इन 2015 टू इंश्योर द प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज कैन बी एक्रीडेटेड एंड एक्सेस द फंड। सो प्राइवेट सेक्टर को भी प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, कि प्राइवेट सेक्टर को भी लाया गया तो कोप 20 में, ताकि प्राइवेट सेक्टर विल आल्सो पार्टिसिपेट, दे कैन आल्सो डू अ ट्रेड लाइक थिंग्स इन कंट्रोलिंग द क्लाइमेट चेंज। तो 2015 मतलब 2015 में जो इसके बाद का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उसके पहले ये सारी बातें तय हो चुकी थी कि आईएनडीसी सबको सबमिट करना अपना, और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर भी विल बी आल्सो पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ओके, दे कैन आल्सो बी पार्टिसिपेट अलोंग विद द गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये कॉप 11 से हम लोग कॉप 20 इस वीडियो में कवर किए। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ नहीं याद करना है,
सारे वीडियो को आप एक बार एक एक देख लो कि किस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो थैंक्स एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और वीडियो बना सके, और वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 भी इसका आने वाला है, और इस पार्ट 3 में हम लोग क्या कवर करेंगे? पार्ट 3 में हम लोग 2000 कोप जो था आपका 21 से लेके 27 तक ये कवर करेंगे, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर हाईलाइट आ रहा है पेरिस 2015 कोप 21। ये हमारा अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग कोप 21 से 27 तक का कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।